न्यूज बुलेटिन न्यूज 222 22 मिनट में 222 खबरें। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं न्यूज 222 की। विजयादशमी के मौके पर पटना के गांधी मैदान के पास मची भगदड़ में अब तक 33 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। मरने वाले 33 लोगों में 27 महिलाएं शामिल हैं। घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घायलों में कई बच्चे भी शामिल, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया। यह हादसा पटना के गांधी मैदान के पास एग्जीबिशन रोड पर हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक बिजली का तार गिरने की अफवाह फैली, जिसके बाद भगदड़ मच गई। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भीड़ संभालने में नाकाम रही पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भगदड़ मची। घायलों का इलाज पटना के पीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। सड़क पर महिलाएं यूं ही बेसुध पड़ी थीं, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई इलाज नहीं मिला। हादसे के बाद जगह जगह सड़क पर लोगों के कपड़े और चप्पलें मिली। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वहां मौजूद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएमसीएच अस्पताल के बाहर भी लोगों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर लोगों ने बवाल काटा। अपनों को इलाज न मिलने से लोग भड़क गए थे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर मौजूद पुलिस ने उनकी तीखी झड़प भी हो गई। लोगों ने इमरजेंसी वार्ड के बाहर प्रशासन के खिलाफ काफी देर तक हाय हाय के नारे लगाए। हादसे में अपनों को खो चुके लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। ये सभी प्रशासन को हादसे का जिम्मेदार बता रहे हैं। लोगों के गुस्से को देखते हुए हादसे के बाद पीएमसीएच अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के अंदर भी भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। अस्पताल पहुंचे बिहार के प्रमुख सचिव आनंद किशोर ने बताया कि मरने वालों की पहचान के लिए उनकी तस्वीरें अस्पताल के बाहर लगाई जाएंगी। आनंद किशोर ने दावा किया कि सभी घायलों के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पीटीआई को दिए बयान में चश्मदीद ने बताया कि कुछ युवकों ने बिजली का तार गिरने की अफवाह फैलाई थी। बताया जा रहा है कि गांधी मैदान के बाहर सड़क के किनारे पुलिस और वीवीआईपी लोगों की गाड़ियां खड़ी थीं, जिसके चलते निकलने के लिए काफी कम जगह थी। चश्मदीदों ने बताया एग्जीबिशन रोड पर फ्लाईओवर के निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते भी लोगों को बाहर निकलने के लिए काफी कम जगह मिली। एक और चश्मदीद ने बताया कि मैदान के दक्षिण पूर्व छोर पर स्ट्रीट लाइट काफी कम थी। ये भी हादसे की एक बड़ी वजह थी। बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिस पर लापता लोगों की जानकारी ली जा सकती है। हादसे पर गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इधर बिहार सरकार ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह आमिर सुबहानी और एडिशनल डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हादसे की जांच करेंगे। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से फोन पर बात की। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जीतन राम मांझी से फोन पर बात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिहार के स्वास्थ्य सचिव से बात की। दिल्ली से सीआरपीएफ नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से फोन पर बात की। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जीतन राम मांझी से फोन पर बात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिहार के स्वास्थ्य सचिव से बात की। दिल्ली से सीआरपीएफ, सेना और एनडीआरएफ की मेडिकल टीम भेजी जा रही है, ताकि घायलों का बेहतर इलाज किया जा सके। पीएम ने मृतकों के लिए परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। बिहार सरकार मृतकों के परिजनों को 3 लाख का मुआवजा देगी। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 50,000 और मामूली चोटें जिनको लगी है उनको 20,000 देगी। बिहार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं देर रात मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और हालात की जानकारी ली। देर रात मुख्यमंत्री मांझी पीएमसीएच पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद ने हादसे के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हर साल गांधी मैदान में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है, बावजूद इसके कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। रविशंकर प्रसाद ने हादसे को शर्मनाक बताया और पूछा कि क्यों गांधी मैदान के अंदर जाने और बाहर आने से के सही इंतजाम नहीं थे। वहीं पासवान ने आरोप लगाया कि मैदान के कई गेट हैं, लेकिन सिर्फ एक गेट ही खुला था। रविशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान आज पटना जाएंगे और घायलों से मिलेंगे। वहीं बिहार सरकार को बाहर से समर्थन दे रही आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने पटना के एसएसपी और कलेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है।
बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी बिहार सरकार पर सवाल उठाए। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। घायलों का हालचाल जानने पहुंचे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग की। गांधी मैदान में रावण दहन के कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और कुछ दूसरे मंत्री भी मौजूद थे। हादसे से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों का काफिला वहां से निकला था। हादसे से पहले गांधी मैदान की तस्वीर सामने आई, जिसमें मैदान में काफी लोग नजर आ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हादसे के वक्त मैदान में करीब 5 लाख लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हादसे को दुखद बताया और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हादसे पर दुख जताया। हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख जताया। सोनिया ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। आपको बता दें कि इससे पहले पटना के इसी मैदान पर लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। रैली के दौरान यहां ब्लास्ट हुआ था। 2012 में छठ के दौरान इसी मैदान में भगदड़ मची थी। हादसे में 18 लोगों की जान चली गई थी। पंजाब के सुनाम में दशहरा मेले के दौरान हुए विस्फोट में 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। घायलों में कई की हालत गंभीर है, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में रेफर किया गया। दशहरा मेले में एक दुकान के अंदर सिलेंडर से गुब्बारा में गैस भरी जा रही थी, तभी उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दुकान से गुब्बारे ले जा रहे बच्चे के शरीर के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स पर भीड़ का कहर टूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर उसकी जमकर धुनाई कर दी। युवक को लोगों ने बाइक चुराते रंगे हाथ पकड़ा था, जिसके बाद लोग उस पर टूट पड़े। आरोपी एक बाइक का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी बाइक के मालिक ने उसे पकड़ लिया। यूपी के मेरठ में एक छात्रा की खुदकुशी के बाद गुस्साए लोगों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के भदोही में दुर्गा जी की मूर्ति के विसर्जन को लेकर लोगों ने जमकर बवाल किया। गुस्साई भीड़ ने एक बस और पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। नहर में गंदगी होने की वजह से लोग दुर्गा जी की मूर्ति को गंगा नदी में विसर्जित करने पर अड़ गए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और 2 गाड़ियों में आग लगा दी। जवाब में पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल अदालत ने गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा रखी है। इस रोक के बाद भी लोग नहीं माने, जिससे माहौल बिगड़ गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक केमिस्ट की दुकान में लूटपाट की कोशिश की गई। 2 नकाबपोश बदमाश बंदूक लेकर दुकान के अंदर दाखिल हुए और दुकानदार से कैश की डिमांड की। जिस वक्त बदमाश दुकान के अंदर दाखिल हुए थे, उस वक्त दुकान में 3 लोग थे। एक दुकान के अंदर चला गया, जबकि दुकान के 2 कर्मचारी काउंटर के पास बैठे थे। बदमाशों की डिमांड को जब दुकानदार ने नजरअंदाज कर दिया तो वो बौखला गए। बदमाशों ने दुकानदार को धमकाते हुए काउंटर पर रखे सामानों को इधर उधर बिखेर दिया। इस बीच एक बदमाश दुकानदार के गले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। दुकानदार ने मौका देखकर एक बदमाश से बंदूक छीन ली। दुकानदार की बहादुरी देख दोनों बदमाश भाग खड़े हुए। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। किसी बात को लेकर सुनील अपनी मां को गाली देने लगा। उसके बड़े भाई अनिल ने जब इसका विरोध किया तो वो उसे भी गाली देने लगा। देखते देखते दोनों भाइयों में विवाद बढ़ गया और नौबत खून खराबे तक आ पहुंची। कहासुनी के दौरान अनिल ने अपने छोटे भाई सुनील की तेज हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में बीती रात 2 गुटों में झड़प के दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई। तेज बचाव करने पहुंचे पुलिस कांस्टेबल के साथ भी लोगों ने मारपीट की। दिल्ली के द्वारका इलाके में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और होमगार्ड पर गोली चलाने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक रोकने पर उस पर सवार 3 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने एक बदमाश को वारदात के वक्त गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इन दोनों की तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी। दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर हरियाणा रोडवेज की एक बस ने युवक की जान ले ली। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि पीड़ित युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बस को जब्त करने के साथ ही आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के रानहौला इलाके में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने एक शख्स को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लोनावाला के करीब एक बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं।
बस सतारा से मुंबई जा रही थी। तेज रफ्तार बस लोनावाला के पास अचानक बेकाबू हो गई। एमपी के गुना में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान 8 लोग डूब गए, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को बचा लिया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 15 लोग जख्मी हो गए। सभी मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे थे। ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र में 2 परिवारों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गोलीबारी में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामूली बात को लेकर दोनों परिवारों में कहासुनी हुई थी, जो बाद में हिंसक हो गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक विवाहिता ने 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक महिला दूसरी शादी टूटने के डर से तनाव में थी। आगरा की लोहार गली में एक दुकान से फैली भीषण आग ने करीब 1 दर्जन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में रखा करोड़ों का माल आग की भेंट चढ़ गया। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों की संख्या 50 के करीब बताई जा रही है। गुजरात के साबरकांठा में प्रिंसिपल की मौत पर स्कूल के सभी छात्रों ने मुंडन करा लिया। खास बात है कि मुंडन के लिए स्कूल प्रशासन ने बच्चों पर कोई दबाव नहीं बनाया था। और खबरें राजनीति की। पीएम नरेंद्र मोदी आज से हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम की चुनावी रैली की शुरुआत हरियाणा के करनाल से होगी। रैली का वक्त सुबह 10:30 बजे का है। हरियाणा के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र में अलग अलग चुनावी हुंकार भरेंगे। महाराष्ट्र में आज पीएम की 3 रैलियां भीड़, औरंगाबाद और मुंबई में हैं। मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदान में शाम 7 बजे पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान से पहले नरेंद्र मोदी राज्य भर में करीब 15 रैलियां करने वाले हैं। वहीं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का कहना है कि इन दिनों बीजेपी और एनसीपी के बीच कुछ पक रहा है। एक अखबार को जो इंटरव्यू में उद्धव ने चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जरूरत पड़ी तो बीजेपी और शिवसेना फिर साथ आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। हरियाणा में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज हरियाणा के सिरसा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। सोनिया गांधी सिरसा से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन केडिया के लिए प्रचार करने जाएंगी। चुनावी सभा में सीएम हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में रोड शो कर जनता से एक और मौका मांगा। हुड्डा ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी का सच जनता जान चुकी है और जल्द बीजेपी को इसका अंदाजा हो जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के लिए प्रचार करेंगे। नीतीश 11-12 अक्टूबर को कम से कम 10 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। नीतीश पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के साथ मिलकर ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला शिक्षक घोटाले के मामले में बेटे सहित 10 साल कैद की सजा काट रहे हैं। चौटाला इस समय खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर हैं। अदालत ने उन्हें और सीबीआई को इस मामले में नोटिस भेजा। उन्हें जल्द समर्पण करने का आदेश दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को एक साथ वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। कल विजयादशमी के मौके पर आम लोगों से सीधे जुड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात रखी। रेडियो पर पीएम मोदी ने 15 मिनट तक देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि रेडियो जनता से जुड़ने का सरल माध्यम है। मोदी ने कहा कि वो हर रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात करेंगे। पीएम मोदी ने आकाशवाणी के जरिए देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे गरीबों के घर का दिया जलेगा। रेडियो के मार्फत पीएम मोदी ने कहा सबको मिलकर गंदगी का कलंक मिटाना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से देश की जनता को शेर और भेड़िए की कहानी सुनाई। पीएम ने कहा कि जो कमजोर होते हैं वो समझौता करते हैं। पीएम मोदी ने कहा हमारे देश की ताकत गांव और किसान है और इस शक्ति को बढ़ाने में युवाओं और महिलाओं का अहम योगदान है। पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर उन्हें सुना, लेकिन उत्तराखंड के बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा। कल विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की तारीफ की। भागवत ने कहा कि जनता मोदी सरकार को थोड़ा वक्त दे, सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है।
भागवत ने कहा नई सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ी। साथ ही कहा कि अभी तो मोदी सरकार के 6 महीने भी नहीं हुए हैं, सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। भागवत ने कहा पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा शानदार रहा। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण की सराहना की। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 2 नागरिक जख्मी हो गए। बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसका जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में पुंछ के सब्जिया सेक्टर में 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने दूसरी बार फायरिंग की। पुंछ में हुई फायरिंग में एक बच्चे की जान चली गई, जबकि 4 स्थानीय लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार फायरिंग से इलाके के लोग दहशत में हैं। पाकिस्तान ने बुधवार रात को भी मोर्टार और रॉकेट से बॉर्डर पर जबरदस्त फायरिंग की थी। पुंछ के सब्जिया सेक्टर में बुधवार रात हुई फायरिंग में 6 लोग जख्मी हो गए। बीते 2 दिनों में पाकिस्तान 4 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। 2 बार पुंछ के सब्जिया सेक्टर में जबरदस्त फायरिंग की गई और 2 बार जम्मू के अरनिया सेक्टर में। खबर है कि भारत में आतंकी संगठन अल-कायदा का प्रमुख मौलाना आसिम मुअर यूपी का रहने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस में छवि खबर के मुताबिक खुफिया एजेंसी 1990 के दशक में इस्लामी मूवमेंट में शामिल लोगों से पूछताछ कर रही है। खुफिया एजेंसियों को यह भी मालूम चला है कि आसिम उमर देवबंद उल उलूम मदरसे में पढ़ चुका है। विजयदशमी के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सुभाष पार्क मैदान में रावण का दहन किया। इस मौके पर पीएम के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी मौजूद रहे। सुभाष पार्क मैदान पर पीएम ने रिमोट का बटन दबाकर पहले मेघनाथ, फिर कुंभकर्ण और आखिर में रावण का पुतला जलाया। दिल्ली के सुभाष पार्क मैदान पर रावण दहन देखने के लिए भारी संख्या में लोग आए थे। पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। सुभाष पार्क मैदान में राष्ट्रपति और पीएम समेत मंच पर मौजूद लोगों ने शांति के दूत कबूतर उड़ाए। इससे पहले सुभाष मैदान से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए देश के विकास में योगदान देने की अपील की। सुभाष पार्क में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दीप जलाकर औपचारिक शुरुआत की। इससे पहले दिल्ली के सुभाष पार्क में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आए। दिल्ली का रामलीला मैदान भी रावण दहन होते ही जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शिरकत की। रामलीला मैदान में रावण दहन देखने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे थे। नोएडा में भी रावण दहन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में भी रावण दहन के मौके पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। हरियाणा के अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जन चेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने रावण दहन किया। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ जुटी। विजयदशमी के दिन हरियाणा के अंबाला में रावण का सबसे ऊंचा पुतला जलाया गया, जिसकी ऊंचाई करीब 200 फीट थी। वाराणसी में विजयदशमी के दिन बंगाली समुदाय की महिलाओं ने दुर्गा पूजा के बाद सिंदूर की होली खेली। दशहरे के मौके पर गुजरात के जामनगर में राजपूत समाज ने हथियारों की पूजा की। मुंबई से सटे थाने में विजयदशमी के मौके पर पुलिसकर्मियों ने हथियारों की पूजा की। विजयदशमी के मौके पर दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं मंदिर में एक भक्त ने सोने का सिंहासन भेंट किया। गुजरात के मेहसाणा में दशहरे के मौके पर मां बहुचर के मंदिर में मां को 150 करोड़ का हार पहनाया गया। जेट एयरवेज ने हवाई यात्रियों को 5 दिनों के लिए किराए में 50% तक की छूट दी। छूट वाले टिकटों की बुकिंग 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो 6 अक्टूबर तक चलेगी।